तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स करने वाले हैं और स्टैंडर्ड जो तरीका है हमारा हम वही यूज़ करेंगे। वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबको बताइए। ठीक है, यंग डबल स्लिट में क्या होता है? ये हमारी दो स्लिट्स होती है ना। ये लेट्स से S1 और S2 और ये स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है ये कैपिटल D होती है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन D ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे इंटरफ्रेंस के पैटर्न बनते हैं, जो फ्रिंजेस बनती है ना। फ्रिंजेस बनती है ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती है। फ्रिंजेस किस तरह की होती है? स्ट्रिप्स होती है। आपने किसी ने पैटर्न ऑब्जर्व करवाया कि आपको किस तरह की फ्रिंजेस होती है? ऐसा कोई पैटर्न नहीं देखा तो खैर मैंने वो चैट जीपीटी से निकाला था पैटर्न, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा क्लास के बाद में। तो ब्राइट ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस होती है। ये तो हो गया जैसे ब्राइट एक कलर की, फिर इसके बाद डार्क, फिर ब्राइट। तो ब्राइट में मान लीजिए आपने ऐसे हो गया, फिर ये ब्राइट, इसके बाद में डार्क, फिर ब्राइट, ऐसी फ्रिंजेस चलती है। मेरे पास मोबाइल है वैसे तो, है ना, दिखा दूंगा बाद। तो ब्राइट डार्क की फ्रिंजेस बनती है। तो चलो ये सवाल है, फ्रिंज सेपरेशन पूछा है। तो फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला लेमडा डी अपॉन डी। तो बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। क्या हो गया? वेव ऑप्टिक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। क्या इसके डेरिवेशन में जाना है? क्या कैसे आया, याद कर लोगे आप? ठीक है, बीटा इक्वल बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, है ना। तो ये मेरी अगर लेट्स से कि ये मेरी S1 S2 दीज आर द स्लिट्स, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल डी से मेजर करते हैं। ये मेरी स्क्रीन है, इसको मैं कैपिटल डी से मेजर करता हूँ। और ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से मैं जो भी मेरी फ्रिंज जहाँ पर मेरा इंटरफ्रेंस हो रहा है उसको मैं वाई से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और फ्रिंज विड्थ को मैं बोल देता हूँ बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। लेमडा 600 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी कितना है? 1 मीटर। और दिस इज व्हाट? 1.5 इंटू 10⁻⁻3 mm में ना। तो आप देख सकते हो कि 600 को 6 को 1.5 से डिवाइड करूँगा आएगा तो 4। तो ये तो सब कहानी खत्म है। अच्छा ना, वो बहुत सारी चीज़ें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो दिस विल बी 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो दिस इज 6 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा 4। सो 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आगे को मैं खुद भी ट्राई करना पड़ेगा। ये बात अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। 4 वेव्स दे रखी है, किसकी वजह से इंटरफेरेंस मिल सकता है हमें? y इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a sin 2 ओमेगा t, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 5, y इक्वल टू a sin 3 ओमेगा t। तो आपके पास ये ऑप्शन है बी और सी। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है a sin ओमेगा t, दूसरा ऑप्शन दे रखा है a sin 2 ओमेगा t, तीसरा ऑप्शन दे रखा है a sin ओमेगा t माइनस 5 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है a sin 3 ओमेगा t। तो दिस इज a b c और डी। अब इंटरफेरेंस हम किन किन का पॉसिबल है इंटरफेरेंस होना और क्या इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है? जो प्रॉब्लम आएगी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आएगी आपको। देखिए इंटरफेरेंस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड चीज है फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। क्या आपको ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम दिखती है? क्या नहीं दिखती ना। ए और बी की एक में ओमेगा एक में 2 ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो ए और बी तो हट गया। ए और सी देखिए, चलो ए और सी बाद में देखेंगे, पहले बी एन सी देखिए। बी एन सी, इसमें 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी, इसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो बी एन सी का भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या था? बी एन डी देखिए, बी एन डी, ये 2 ओमेगा ये ओमेगा, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ए एंड सी इज द ओनली पॉसिबल। इसमें भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी, इसमें भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस तो है ही सी, इसमें 0 हो या कांस्टेंट, फेज डिफरेंस 5 है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ए एंड सी।
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। आइए, अनपोलराइज लाइट, तो अनपोलराइज इंटेंसिटी पास किया पोलराइड ए से, तो देखिए जब हमने पोलराइड ए से पास किया जो सीधा वर्टिकल है, तो अगर वो आई नॉट इंटेंसिटी का था, तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम ए, क्या हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी? आई नॉट बाई टू। इसमें कोई डाउट? आधी हो जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है, क्योंकि वो उसके पैरेलल कंपोनेंट्स के पास होने देगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स पास नहीं होने देगा। तो यहाँ से जितनी आई थी, ये आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब आई वन की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, आई वन इक्वल टू जाएगा आई नॉट बाई टू। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद सेकंड पोलराइड से पास हो रही है, और सेकंड पोलराइड का एंगल है 60 डिग्री, और हमें मालूम है रूल फॉर्मूला क्या होता है, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई थीटा, आई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 60 1 बाई टू, तो उसका स्क्वायर 1/4, तो आई नॉट बाई 8, ठीक है। ये आई नॉट बाई 8 तो यहां पर आई, उसके बाद फिर 45 डिग्री का डिफरेंस है, फिर अभी एक बार फॉर्मूला लगेगा, आई नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो आई नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/2, तो आई नॉट बाई 16, आई नॉट बाई 16। अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन द यंग्स मॉडल एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय द व्हाइट लाइट, तो जो सोर्स है उसको हमने व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया, क्या होगा? तो देखिए, ये आपका स्लिट S1 S2, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पर व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की, ठीक है। तो अब आप बताइए, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये तो दिस इज सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पे येलो से लेकर रेड तक की सारे गिरेंगे, तो येलो का जो गिरेगा डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस 0, सेंटर पे तो डिफरेंस 0 ही होगा ना। अच्छा, रेड का भी पार्ट डिफरेंस 0, तो सेंटर पे तो जो अपन को मिलेगा वो तो सारे कलर्स मिलेंगे, यानी कि व्हाइट लाइट ही मिलेगी। सो देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देयर विल बी सेंटर पे जो फ्रिंज मिलेगी वो तो हमें सेंटर मिलेगी, है ना, लेकिन इट विल बी सराउंडेड बाई कौन से रिंग्स? अब आप देखिए, हमें जो फ्रिंजेज मिलती है ना, फ्रिंजेज मिलती है, मैं दूसरा बनाता हूं, फ्रिंजेज जो मिलती है ना वो ऐसे मिलती है, ये इसका मतलब ये नहीं कि सांप चल रहे हैं, ये इंटेंसिटी वेरिएशन दिखा रखा है आपको। ये क्या दिखा रखा है? इंटेंसिटी। दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज व्हाट फ्रिंज विड्थ। हमें मालूम है कि लैम्डा आर का सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं रेड के लिए, अगर मैं कलर एक बार चूज करूं, क्या मैं कलर चूज करता हूं, मैं आई नहीं, ओके कोई बात नहीं। अगर मैं यही पैटर्न रेड के लिए बनाऊंगा तो रेड ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, थोड़ा सा चौड़ा बनेगा। और अगर मैं यही पैटर्न वॉयलेट के लिए बनाऊंगा तो वॉयलेट थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। तो मेरा जो पुराना था, जो मैं बना रहा था आपको, कि ये जो स्क्रीन है, इस पे अगर मैं रेड बनाऊंगा तो रेड बड़ा बनेगा, जबकि इसी में अगर मैं वॉयलेट बनाऊंगा तो वॉयलेट थोड़ा सा कंप्रेस बनेगा, तो सेंट्रल पे तो व्हाइट मिल रहा है, लेकिन उसके आसपास जो मिल रही है फ्रिंजेस वो कलर्ड मिल रही है। सो देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर रिंग्स, ठीक है। ऑल ब्राइट फ्रिंज विद इंटरफ्रिंज पैटर्न विल डिसअपीयर, नो, ठीक। अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैं हालांकि थोड़ा सा और अच्छी तरह समझा सकता था। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रेस्टर्स एंगल्स। मालूम है ब्रेस्टर एंगल क्या होता है? सो देखिए, हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं पोलराइज लाइट लेने के। एंड व्हाट इज ए पोलराइज लाइट? क्या होती है पोलराइज लाइट? अच्छा, तुम पोलराइजेशन नहीं पढ़ा क्या? तुमने तो पढ़ा होगा। सो पोलराइज लाइट, देखिए अब पहले तो हम समझते हैं पोलराइज लाइट क्या होती है।
जो जितने भी ईएम वेव्स है ना वो सब सारी की सारी अनपोलराइज लाइट है। बेसिकली क्या होता है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में किसी वेव का डायरेक्शन प्रोपोर्शन एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं ना वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये ईएम वेव बोलती है। ईएम वेव का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर को डिस्कस करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, मैग्नेटिक को नहीं डिस्कस करते। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी जो आइज की रेटिना की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो इलेक्ट्रिक के लिए ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक के लिए हमारी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। सो वी डोंट इवन रियलाइज इट। तो हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही स्टडी करेंगे। अब क्या हो रहा है, अगर मेरा प्रोपोगेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर है ना वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब मान लीजिए कि मेरा मोशन इस बोर्ड पे हो रहा है, तो या मैं मान लीजिए ये मेरा पेन है, मैं इस पेन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा हूँ, इस प्लेन के अलॉन्ग मेरा प्रोपोगेशन हो रहा है ना ईएम वेव का। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हो सकता है ना वो इस पूरे बोर्ड में कहीं पर भी हो सकता है, पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पूरा प्लेन ही इस पेन के परपेंडिकुलर है। पूरा बोर्ड जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में कहीं पर भी हो सकते हैं। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट आई डू इज विद द पोलराइज, मैं क्या करता हूं कि इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट को उड़ा देता हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट को उड़ा देता हूं। तो मेरी जो अनपोलराइज लाइट होती है वो कैसी होती है, ये देखिए ऊपर नीचे एरो और डॉट, ऊपर नीचे एरो और डॉट। इसका मतलब क्या है, ये अनपोलराइज लाइट है, एरो भी है और डॉट भी है, एरो भी है डॉट भी है। एरो और डॉट दोनों का मतलब है कि मेरे ईएम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। और जब मैं पोलराइज लाइट की बात करता हूँ, पोलराइज लाइट की बात करता हूँ, पोलराइज लाइट दो तरह की हो सकती है, मेरा प्रोपोगेशन ऐसे है और मेरा एरो ऐसे है। डॉट गायब हो गए, आप देखिए डॉट गायब हो गए, एक ये हो सकता है। दूसरी पोलराइज लाइट हो सकती है मेरे सिर्फ डॉट रह गए, मेरे एरो गायब हो गए। तो दो तरह की पोलराइज लाइट मिल सकती है हमें, ठीक है। और पोलराइज लाइट को ऑब्टेन करने का तरीका भी जो हमारा एक जो है ना रिफ्लेक्शन वाला तरीका है कि हम अनपोलराइज लाइट को किसी सरफेस पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिराते हैं, और वो जब उस पर्टिकुलर एंगल पे गिरती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वो पोलराइज लाइट मिलती है। एंड वो जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड ए ब्रेस्टर्स एंगल्स, है ना। ये बेसिक डेफिनेशन है। आइए, सो व्हाट इट सेज इज कि अगर मैंने कोई लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक कराई है एंड इट्स एट पर्टिकुलर एंगल विच इज आईपी एंगल, तो कुछ लाइट, अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रही ना ये है अनपोलराइज लाइट। कौन सी लाइट है ये, अनपोलराइज लाइट। ये लाइट कौन सी, अनपोलराइज। और यहां से जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो लाइट होगी ये होगी, ये लाइट कौन सी होगी, पोलराइज। और ये पोलराइज लाइट होगी ऐसी वाली। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो 100% पोलराइज होगी, लेकिन थोड़ा सा पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। और ये जो लाइट होगी ये थोड़ी पार्शियली पोलराइज होगी, मतलब इसमें ये कंपोनेंट भी होगा, ये कंपोनेंट भी होगा और ये कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। सो ये ब्रेस्टर एंगल के बारे में, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, बिल्कुल सही है, बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, ठीक है। तो याद रखना, ये जब भी अनपोलराइज लाइट किसी सरफेस पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ये किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए एप्लीकेबल है, तब there will be some light which will be 100% polarized and which will be reflected back. There will be some light which will be refracted, but उसमें से कुछ partially polarized होगी, ठीक है। तो ये theoretical क्वेश्चन बनता है। ओके, theoretical क्वेश्चंस ही ज्यादा, वो भी एक परेशानी है। दो स्टेटमेंट है, if a screen is moved away from the plane of silts, angular separation of the fringe remains constant. If the screen is moved away from the planes of silts, यानी कि d बढ़ रहा है, d बढ़ रहा है, the angular separation of fringe remains constant. क्या होता है, हाँ देखिए, बीटा इक्वल नहीं, क्या होता है ये एंगुलर सेपरेशन, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी। कैसा है,
लैम्डा बाई बीटा से नहीं आया, ये आया वाई बाई डी से। कैसे आया बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। ये स्लिट, ये S1, ये S2, ठीक है, ये स्क्रीन, यहां पर कुछ आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, ये होगा व्हाट, दिस थीटा, यही तो होगा आपका थीटा, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन। नाउ ये एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, ये तो है y और ये है d, तो क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी, और y की वैल्यू होती है लैम्डा d अपॉन डी, तो d से d कट गया, यानी कि आप थीटा इक्वल टू बोलिए लैम्डा बाई डी, आप बोलिए y बाई डी, एक ही बात है। अब आप क्या देख सकते हैं इसमें, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ सेल्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। हम जानते हैं कि अगर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है तो स्क्रीन को कितना भी दूर ले जाओ एंगुलर सेपरेशन में फर्क नहीं पड़ता है, उसमें डी पिक्चर में नहीं आता है, डी बड़ा वाला जो डी है वो पिक्चर में ही नहीं आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है ना, और स्टेटमेंट 2, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation increases। भाई अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एंगुलर सेपरेशन तो बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी, b इक्वल टू लैम्डा बाई डी है ना, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ओके, करें इसको, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। After passing through a polarizer, linearly polarized light of intensity is incident on an analyzer making an angle 30 degree with the polarizer। तो हमें मालूम है कि I इक्वल टू होता है I साइन, क्या होता है I cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, आफ्टर पोलराइजेशन। तो लेट्स से अगर ये इंसिडेंट लाइट I नॉट है, सॉरी यहाँ पर I दे रखी है, तो मैं यहाँ पर I1 मान लेता हूँ। तो I अगर इंसिडेंट लाइट है और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, यानी कि 3/4। So this will be 3I by, क्या हुआ उसे देखो, इसने बोला ही नहीं ना, इसने कहा बोला कि पहले, हाँ ठीक है, इसने बोला ही नहीं। आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर, उसके बाद इसने आई दिया हुआ है, तो पहले ही इसने पोलराइजर से पास करा दिया, ठीक है, उसके बाद करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, if the screen is moved away from the plane of the cells in a Young's double slit experiment, then moved away, अभी भी पढ़ा था अपन ने, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, है ना। तो अगर ये एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेस, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस, स्क्रीन इज मूव्ड अवे, अच्छा, तो थीटा पे तो फर्क पड़ता नहीं है। अब हम देख लेते हैं बीटा पे क्या फर्क पड़ता है। लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज मतलब बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो अगर डी बढ़ा रहा हूं तो लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस, इफ डी इज इंक्रीजेस द बीटा इज आल्सो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, in a Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nm wavelength is used. If the wavelength line is increased to 400, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen. बहुत बढ़िया, हाँ, सोचो कैसे करेंगे। देखो ये मेरी स्क्रीन है पूरी, मान लीजिए इसकी लेंथ है y, है ना, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर सकता हूं मैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व कर सकता हूं, और हर एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बीटा। तो शुरू में क्या कर सकता हूं मैं n1 बीटा 1, बाद में क्या कर सकता हूं n2 बीटा 2। भाई वेवलेंथ जब लैम्डा 1 थी तो एक फ्रिंज की चौड़ाई मालूम है मुझे, एक फ्रिंज की विड्थ मालूम है, तो जब बाद में वेवलेंथ लैम्डा 2 होगी तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा है कम हो जाएगी। तो n1 बीटा 1, अब n1 बीटा 1 क्या होता है लैम्डा 1 डी अपॉन डी, ये हो जाएगा n2 लैम्डा 2 डी अपॉन डी, डी भैया से डी भैया कट गए। सो हमें क्या निकालना है, सेम रीजन n2 निकालना है।
तो n2 इक्वल टू जाएगा n1 इंटू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। n1 कितना था 8 फ्रिंज और ये कितना था 6/4, दिस इज 12 फ्रिंजेस। करा हुआ है पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2 कैसे आया? बिकॉज मेरा स्क्रीन जो है उसकी लंबाई फिक्स है, मुझे फ्रिंजेस ऑब्जर्व करनी थी, उसी पे फ्रिंजेस ऑब्जर्व करनी थी। मान लीजिए उसकी लंबाई y है तो उस y लंबाई में फ्रिंजेस ऑब्जर्व करूंगा। तो मान लीजिए पहले एक फ्रिंज की विड्थ थी बीटा 1, तो टोटल कितनी फ्रिंजेस ऑब्जर्व करता है n1 बीटा 1। अब मेरी वेवलेंथ बढ़ गई या घट गई तो ऑब्वियसली फ्रिंज की विड्थ ज्यादा या कम होगी। अब मैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो ऑब्जर्व कर सकता हूँ n2 बीटा 2 कर सकता हूँ, दोनों की बराबर है। ठीक है, तो 12 इज आंसर। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। Two coherent sources of light interfere and produce fringe patterns on a screen. For central maxima, the phase difference. Central maxima phase difference 0 क्यों होगा? क्यों 0 होगा बताओ? क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा आप सोचिए ना, आप विजुलाइज तो कीजिए यार। ये ओहो ज्यादा देर चल नहीं पाएगा ये S1 S2 ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमम तो पार्ट डिफरेंस तो 0 होना है, और जब पार्ट डिफरेंस 0 हो रहा है तो फेज डिफरेंस भी 0 होना है। अब हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि वो देर चल पाएगा।